हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम 952 दैट इज लार्जेस्ट कंपोनेंट साइज बाय कॉमन फैक्टर। प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहले आपको एक इंटीजर अरे गिवन है जिसमें कि आपके पास n नोड्स गिवन है, सबकी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू है, nums 0 nums 1, हर नोड की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बताया गया कि आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ किस प्रकार होगा, देयर इज एन अनडायरेक्टेड edge between num_i and nums_j if num_i and nums_j share a common factor greater than 1 मींस दो नंबर्स दो नोड्स के बीच में एज तभी होगी जब उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब वी हैव टू रिटर्न द साइज ऑफ लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट इन द ग्राफ। ठीक है, आपको लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट की साइज रिटर्न करनी है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए 4 6 15 35 आपके पास 4 नोड्स है। अब देखिए 4 एंड 6 के बीच में एज होगी क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, उसके बाद 6 एंड 15 के बीच में भी क्या होगी, एज, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 3, वो भी ग्रेटर देन 1 है। 15 एंड 35 के भी बीच में एज होगी क्योंकि देखिए इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 5, और वो भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप अपनी ये वाली ग्राफ का लार्जेस्ट कंपोनेंट का साइज देखो तो क्या मिलेगा आपको, 4 6 15 30 35, आपको 4 साइज का लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। इसका सबसे बेसिक अप्रोच जो आपको माइंड में आना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले इसका बेसिक अप्रोच ब्रूट फोर्स। तो बेसिक अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, आप आपकी एरे को ट्रेवर्स कर लो, i बराबर 0 से i लेस देन n, फिर j इक्वल टू 0 से j लेस देन n, और अगर i इज नॉट इक्वल टू j है और साथ साथ में अगर उन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब उनके बीच का कॉमन जो डिवीजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, अगर वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तब आपको क्या करना है, एडीजे i डॉट पुश बैक j कर देना। मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स वाइज नोड बना रहे हैं, जैसे कि इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका ये 15 का इंडेक्स 2 एंड 35 का इंडेक्स 3। तो आप क्या करो, एच बना दो, एडीजे आई डॉट पुश बैक जे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले आपने ग्राफ क्रिएट कर लिया, फिर आप सिंपल सा एक डीएफएस फंक्शन लगा दोगे। देखो ये स्टैंडर्ड डीएफएस फंक्शन है और आप काउंट इज इक्वल टू 0 पास कर रहे हो, उसका एड्रेस पास कर रहे हो, और क्या होगा, उस आपके उस डीएफएस साइकिल में जितने भी नोट्स आएंगे आप उनके सबके काउंट को मेंटेन कर ले रहे हो। आपने जैसे डीएफएस लगाया आई से, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, विजिटेड ऑफ सोर्स 1 करोगे, काउंट प्लस प्लस करोगे, और उसके जितने भी नेबर्स होंगे सोर्स के, अगर वो विजिटेड नहीं तो आप उनको विजिट करो और अपने काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, तो इन द लास्ट क्या होगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मींस हम एक हर डीएफएस करने के बाद हम वो वाली डीएफएस साइकिल में जितने भी नोट्स आए होंगे काउंट में, हम उनको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। एक कनेक्टेड कंपोनेंट में कितने कितने नोट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको काउंट में स्टोर करेंगे, इन द लास्ट रिटर्न आंसर। तो ये वाला जो अप्रोच है, देखिए पूरा एकदम सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। डीएफएस करने की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है, डीएफएस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन, एन कह सकते हो नंबर ऑफ नोट्स। लेकिन जो हम ये कर रहे हैं ना, जो अपना ग्राफ बना रहे हैं, देखो ये वाली ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जा रही है चीज, तो ये चीज बहुत भारी पड़ रही है। इसकी वजह से क्या आ जाएगा आपको, यहाँ इसकी वजह से आपको TLE आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, O ऑफ n, क्योंकि मतलब मतलब कि आप क्या कर रहे हो, ग्राफ को स्टोर कर रहे हो ना, तो O ऑफ n स्क्वायर कह सकते हो आप वर्स्ट केस में। ठीक है, तो आपका ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए n आपका क्या है, बहुत लार्ज वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको टाइम लिमिट एरर आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसके ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए है ना आपको ग्राफ में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, डिसजॉइंट सेट यूनियन। डिसजॉइंट सेट यूनियन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज मौका आ गया उसे पढ़ने का, आप जाके उसे पढ़ लो। अगर आप उसे छोड़ते जाओ कि बाद में पढ़ूंगा बाद में पढ़ूंगा, तो वो चीजें प्रोकास्टिनेट होती जाएगी और आप उसे कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएसयू का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कंटिन्यूअस एजेस ऐड होती है आपके ग्राफ में, तो साइकिल कैसे डिटेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़िए करिए, कई जगह काम आएगा, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी एंड फेमस प्रॉब्लम्स में इसका यूज है। तो अगर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ो। ठीक है, तो अगर आपने डीएसयू पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, डीएसयू के कंसेप्ट से का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले डीएसयू में तो आप जानते हो कि एक पेरेंट एरे होती है। मींस क्या करते हैं आप, हर नोड के इनिशियली हर नोड को अपने आप का पेरेंट बनाते, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3, ऐसे करके हर नोड का पेरेंट वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमारी अप्रोच क्या रहेगी, आपके पास क्या क्या नंबर है, 4 6 15 35, तो आप क्या करो, 35 जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना, इतनी साइज का आप क्या करो, एक अरे क्रिएट कर लो। ठीक है, आपने क्या किया, अरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये रहा, हमने उस आपकी अरे में कौन कौन है, 1 2 3 4 35, ये सारे के सारे नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये हम ये करने का कारण क्यों है पता है, लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है, 35, तो आपकी जो पूरे अरे में जो लार्जेस्ट किसी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर जो होगा वो 35 को एक्सीड नहीं करेगा। 35 सबसे लार्जेस्ट फैक्टर हो सकता है, 35 से बड़ा फैक्टर कोई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे फैक्टर से मतलब है ना, क्योंकि दो नोट्स के बीच में एज कब है, जब उनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने क्या किया, 35 साइज का एक अरे ले लिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, और क्या, अगर आपने डीएसयू पढ़ा तो हमको क्या पता है, इनिशियलाइज आप कैसे करते हो आपकी पेरेंट अरे को, हर नोड का पेरेंट वो खुद ही होता है, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, ऐसे करके हमने इनिशियलाइज कर दिया। पेरेंट ऑफ नोड आई क्या मतलब पेरेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, ऐसा करके हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपके जो जो नंबर से आप उनको पकड़िए, जैसे देखिए आपने पहले इस 4 को पकड़ा। ठीक है, तो देखो 4 है, तो 4 के फैक्टर कौन कौन है,
तो अगर आप 4 के फैक्टर को देखना है तो 4 के फैक्टर को आप अंडर रूट ऑफ 4 मतलब किसी कोई भी नंबर n है तो आप उसके सारे फैक्टर्स को अपना n कोई नंबर n के लिए आप उसके सारे फैक्टर को अंडर रूट ऑफ n में फाइंड कर सकते हो। आप i इक्वल टू 2 से लेकर i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n तक आप लूप चला दो, आपको उसके सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब देखिए 4 के फैक्टर कौन कौन है, 4 का फैक्टर क्या है 2, ठीक है, 4 का फैक्टर 2। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है, 4 का फैक्टर 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 2 का पेरेंट 2 है एंड 4 का पेरेंट 4 है, तो आप क्या करो ना, जो आपकी नोड है ना, नोड के पेरेंट को उसके फैक्टर से अपडेट कर दो। तो हम क्या करेंगे, 4 का पेरेंट क्या है, अब 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब हमारा क्या है पता है कि भाई 4 ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर 2 है, इसलिए हमने क्या करेंगे, पेरेंट एरे को हम उसके फैक्टर से अपडेट कर देंगे। मतलब 4 को आपने किससे अपडेट किया, उसके पेरेंट 2 से, ठीक है। तो ये हमने अपडेट कर दिया। अभी हम आगे बताएंगे इससे हमको फायदा क्या होगा, लेकिन पहले हम अपनी अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या है 6, ठीक है, 6 है तो 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 6 का फैक्टर कौन होगा 2 एंड 3। मीन्स हम क्या करें 1 एंड 6 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नंबर n है तो उसके दो फैक्टर तो आपको पता ही होते हैं 1 एंड n, आपको उन दोनों को नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो 6 के फैक्टर कौन कौन है 2 एंड 3, ठीक है। तो आगे चलता हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, 6 का पेरेंट इस समय कौन है, 6 का पेरेंट इस समय 6 है, ठीक है। तो पहले 6 के दो फैक्टर है 2 एंड 3, तो पहले हम 2 को कंसीडर करते हैं, ठीक है, पहले हम 2 को लेके चलेंगे। तो अब देखिए 6 का फैक्टर कौन, 6 मतलब 6 का फैक्टर है 2। अभी इस समय 6 का पेरेंट कौन है 6 है एंड 2 का पेरेंट कौन है 2 का पेरेंट अभी 2 ही है। तो आप क्या करो 6 के पेरेंट को अपडेट कर दो किससे 2 से। तो ये क्या दर्शा रहा है आपको पता है कि भाई जो हमारा 2 है ना, 2 एक फैक्टर है किसका, 6 का एक फैक्टर है। तो ये चीज दिखा रहा है, इसलिए हम क्या करें पेरेंट को हमने 2 से अपडेट कर दिया कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। अब आगे चलता हूँ। अब आगे आपको क्या मिला, आगे आपको मिला 3, ठीक है, आपको क्या मिल गया 3। तो 3 है, ठीक है। तो अब पहले क्या चेक करो 3 का पेरेंट कौन है 3, और उसके बाद क्या चेक करो कि 6 का पेरेंट कौन है 2। जब भी कभी ऐसा कंसीडर होगा, जैसे कि आप देखो, मतलब कि देखिए एक तो आपके पास क्या है 6 है एंड दूसरा आपके पास क्या है 3। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों का पेरेंट फाइंड करना है। 6 का पेरेंट कौन है इस समय 2 है एंड जो 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट इस समय 3 है। तो आपका जो नोड होगा ना, आप उसके पेरेंट को अपडेट कर दोगे किससे, उसके फैक्टर से। तो देखिए 6 का पेरेंट कौन है 2, तो आप 2 को किससे अपडेट मतलब 2 को अपडेट कर दिए 3 से। तो ये क्या दिखा रहा है, जैसे 6 का पेरेंट इस समय 2 था ना, लेकिन 6 का एक फैक्टर क्या है 3 भी है। तो आप क्या करो ना, जो मतलब कि 6 का पेरेंट 2 है ना, तो आप 2 के पेरेंट को किससे अपडेट कर दो 3 से अपडेट कर दो। आपको ये करना है, ठीक है। मीन्स आपको जैसे हम इनिशियली क्या कर रहे थे, जैसे आप जब आप 4 था आपके पास, तो 4 का पेरेंट कौन था 4 एंड 2 का पेरेंट कौन था 2। तो आप क्या करोगे ना 4 के पेरेंट को 2 के पेरेंट से अपडेट कर रहे थे, तो देखिए आपने 4 को 2 से अपडेट कर दिया था। फिर उसके बाद आपको क्या 6 एंड 2 को कंसीडर किया, तो 6 का पेरेंट था 6 एंड 2 का पेरेंट था 2। तो आपने क्या किया 6 के पेरेंट को 2 के पेरेंट से अपडेट कर दिया था, तो हमने 6 के पेरेंट को 2 से अपडेट कर दिया। अब आप आगे चलते हैं, तो आपके पास 6 एंड 3 है, तो 6 का पेरेंट कौन है 2 एंड 3 का पेरेंट कौन है 3। तो आप क्या करोगे ना 6 के पेरेंट को 3 के पेरेंट से अपडेट कर दोगे। तो 6 का पेरेंट कौन था 2, तो हमने क्या किया 2 था, 2 के पेरेंट को हमने किससे 3 से अपडेट कर दिया। मीन्स जो आपका ये आपका जो पेरेंट होगा ना, इसके पेरेंट को आप 3 से अपडेट कर देने वाले हो, ठीक है। तो मीन्स इससे क्या पता चल रहा है पता है, 6 का एक पेरेंट कौन है 2, लेकिन 2 मतलब जैसे 6 का एक पेरेंट 2 था, लेकिन 2 का पेरेंट कौन है 3। तो मीन्स इससे ये पता चला ना भाई कि 6 के दो फैक्टर्स है 2 एंड 3। मतलब देखिए सबसे पहले जब आपके पास 4 एंड 2 था, तो आपके पास एक नोड बनी थी कैसी, जैसे आपके पास ये 4 है एंड ये आपके पास 2 है। तो मीन्स 4 का पेरेंट कौन है 2, तो क्या पता चला भाई 4 का फैक्टर कौन है 2। उसके बाद जब आपने 6 को कंसीडर किया, तो पहले आपको क्या हुआ 6 का पेरेंट आपने किसको बनाया 2 को, ठीक है। तो मीन्स आपको क्या पता चल गया कि भाई 6 का एक फैक्टर कौन है, 6 का एक फैक्टर है 2। उसके बाद क्या किया ना आपने 2 जो है 2 का पेरेंट आपने किसको बना दिया 3 को, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या पता चल गया भाई 6 के दो फैक्टर्स है कौन कौन 2 एंड 3। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। 4 का पेरेंट 2 था, फिर और 6 का पेरेंट 2 एंड 2 का पेरेंट कौन है 3, ये ऐसा कुछ ग्राफ है। अब आप 15 को कंसीडर करो। तो जब आप अगर 15 को कंसीडर करोगे, तो 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 15 के फैक्टर आपको मिलेंगे 3 एंड 5। आपने इनको कंसीडर किया, तो पहले सबसे पहले काम करो, क्या करो 15 का पेरेंट कौन है 15, 3 का पेरेंट कौन है 3 का पेरेंट है मतलब 15 का पेरेंट कौन है 15 है एंड 3 का पेरेंट कौन है 3। तो आप क्या करोगे यहाँ पे नोड मतलब जो आपका नोड है, नोड के पेरेंट को आप उसके फैक्टर के पेरेंट से आप अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो नोड कौन है 15 और उसका फैक्टर कौन है 3, तो 3 का पेरेंट इस समय कौन है 3, तो आप 15 के पेरेंट को अपडेट कर दो किससे 3 से, ठीक है। ये हमने कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बाद क्या होने वाला है, मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए अब आपके पास क्या हो गया 15 है, 15 का एक पेरेंट आपने किसको बना दिया 3 को, तो मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, ये आपको पता चल गया। अब आगे चलता हूँ, आगे क्या है आपके पास, आगे आपके पास 5, ठीक है। तो 5 भी क्या है
5 भी क्या है 15 का फैक्टर, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, मतलब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था 15 का पेरेंट अब 3 बन चुका है ना, जब आपने 15 एंड 3 को कंसीडर किया तो आपने 15 के पेरेंट को 3 से अपडेट कर दिया, ठीक है। और आगे चलता हूँ, तो अब क्या है 15 एंड 5 है, तो 15 का पेरेंट कौन 3 एंड 5 का पेरेंट कौन है 5। तो आपको क्या करना है, नोड का जो पेरेंट होगा, नोड के पेरेंट को आपको क्या करना है फैक्टर के पेरेंट से अपडेट कर देना है। तो नोड का पेरेंट कौन है 3, और 3 को आपको किससे अपडेट कर देना है, पेरेंट के फैक्टर से। तो 3 का पेरेंट था उसको आप किससे अपडेट कर दोगे, पेरेंट का मतलब फैक्टर के पेरेंट से। तो और फैक्टर कौन है 5 का पेरेंट इस समय कौन है 5। तो आपने क्या किया 3 के पेरेंट को 5 से अपडेट कर दिया, ठीक है। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो और उसके बाद आपको क्या पता चल गया कि भाई ये जो आपका 3 है 3 एंड 5 के बीच में भी एज है, क्योंकि आपने क्या किया 3 का पेरेंट आपने 5 को बना दिया है। आपको क्या करना है, नोड का जो पेरेंट होगा, तो आपको नोड के पेरेंट की वैल्यू को फैक्टर के पेरेंट की वैल्यू से अपडेट कर देना, ठीक है। मीन्स क्या करना है आपको, जो नोड का पेरेंट का वैल्यू होगा उसको आपको किससे अपडेट कर देना, फैक्टर के पेरेंट की वैल्यू से, फैक्टर के पेरेंट की वैल्यू से। नोड के पेरेंट में फैक्टर का पेरेंट रख देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलता हूँ, अगला नंबर क्या है 35। अब भाई 35 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 35 है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे 5, एक फैक्टर होगा 5 और एक फैक्टर होगा 7, ठीक है। तो पहले मैं 5 को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 35 का पेरेंट कौन है 35 एंड 5 का पेरेंट कौन है इस समय 5। तो आपको मैंने बताया हुआ है क्या करना है, आपको नोड के पेरेंट को आपको फैक्टर के पेरेंट से अपडेट कर देना, ठीक है। ये हमारा फंडा है, ठीक है। तो नोड का पेरेंट कौन है 35 एंड 35 को आपको किससे अपडेट करना है, फैक्टर के पेरेंट से। तो फैक्टर का पेरेंट इस समय कौन है 5 का पेरेंट इस समय 5 ही है, तो आप 35 के पेरेंट को आप 5 से अपडेट कर दो, ठीक है। तो मीन्स आपने क्या किया 35 और एंड 5 के बीच में आपने एज बना दी। मीन्स इससे क्या पता चला भाई कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 35, ठीक है। और आगे चलता हूँ, अब क्या है 7। अब देखिए मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या किया, अब 35 का पेरेंट 5 से अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या है 35 एंड 7 को कंसीडर करो, तो 35 का पेरेंट कौन है 5 एंड 7 का पेरेंट कौन है 7, ठीक है। तो अब क्या करना है, वापस से नोड के पेरेंट को आपको क्या करना है फैक्टर के पेरेंट से अपडेट करना है। तो नोड का पेरेंट कौन है 5, ठीक है। तो 5 के पेरेंट को आपको किससे अपडेट करना पड़ेगा, फैक्टर के पेरेंट से। और 7 का पेरेंट इस समय कौन है 7 ही, तो आप क्या करो 5 के पेरेंट को आप 7 से अपडेट कर दो, क्योंकि फैक्टर का पेरेंट कौन है 7 है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब ये करने से आप क्या हो गया पता है, 5 का पेरेंट आपने 7 को बना दिया, ठीक है। तो इससे अब क्या पता चल रहा है ना, हर नोड के ऊपर जितनी भी हायरार्की में जितने भी पेरेंट्स होंगे ना, वो उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब असली बात आती है कि भाई ये करने का आपको फायदा क्या मिलेगा, ये करने का फायदा क्या मिलेगा पता है। अब आप अपने सारे नोट्स को कंसीडर कर लो 4 6 और क्या है आपके पास 4 6 एंड 15 एंड 35, ठीक है। अब आप अपने सारे नोट्स को फिर से कंसीडर करो 15 एंड 35, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या करना है 4 का पेरेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हम अपने अरे को लेफ्ट से राइट रिवर्स करो, तो पहले आप 4 का पेरेंट फाइंड करो। तो आप देखो 4 का पेरेंट कौन है 2, तो आपको क्या पता चला कि भाई 2 इज द फैक्टर ऑफ 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। लेकिन जब आप 2 का पेरेंट फाइंड करोगे तो देखो 2 का पेरेंट कौन है 3, तो मीन्स क्या पता चला पता है 2 का पेरेंट 3 है, तो क्या पता चला पता है 2 4 के अलावा किसी और नोड का भी कॉमन फैक्टर है, सच दैट जो नोड होगी उसमें 2 के अलावा और भी फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है पता है 4 का पेरेंट कौन 2, तो मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। लेकिन 2 का पेरेंट कोई और है, तो आपको क्या पता चला ना कि 2 जो है आपके अरे में 4 के अलावा किसी और नोड का भी पेरेंट रहा होगा। इसीलिए क्या है किसी और नोड का पेरेंट रहा होगा, तो वहां पे क्या है उस नोड के एक से ज्यादा पेरेंट रहे होंगे, एक से ज्यादा फैक्टर्स रहे होंगे, इसीलिए 2 के पेरेंट को आपने 3 से अपडेट किया हुआ है, ठीक है। मींस जैसे 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, लेकिन 6 का एक और फैक्टर कौन है 3, इसीलिए आपने क्या किया 2 के पेरेंट को 3 से अपडेट किया। मींस जो अगर मतलब कि 2 मतलब कि 4 है और 6 है, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, इसीलिए क्या हुआ 2 क्या है 4 के अलावा एक और नोड का पेरेंट है, एक और नोड का फैक्टर है, सच दैट कि 2 का पेरेंट कौन है 3। तो मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है 4 एंड 6 के बीच में एक एज है करके, ठीक है। तो मीन्स ये आपको मतलब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये आपको मतलब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसीलिए क्या हो रहा है ये लिखने से ही आपको मतलब कि ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, और 6 का एक और फैक्टर कौन है 3। तो मतलब 6 एंड 4 कॉमन फैक्टर को शेयर कर रहे हैं, इसलिए आपने 4 एंड 6 के बीच में एज है। लेकिन आपको ये देखने की जरूरत नहीं, आपको तो क्या करना है पहले आपको 4 का पेरेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो 4 का पेरेंट कौन है 3। अब हम क्या करेंगे अपने साइकिल पे चलेंगे। देखिए 4 है, 4 का पेरेंट कौन है 3। अब आप देखो 3 का पेरेंट कौन है, अब आप जाओगे तो देखो 3 का पेरेंट कौन है 5, और 5 का पेरेंट कौन है 7। तो आप क्या करो 3 का पेरेंट कौन है 5, ठीक है, एंड 5 का पेरेंट कौन है 7, ठीक है। अब आप देखो 7 का पेरेंट कौन है, 7 का पेरेंट 7 ही है, आप देख सकते हो
आपके देखिए 7 का पेरेंट कौन है 7। जब भी आपको कोई ऐसी नोड मिली जिसका पेरेंट कोई ऐसी नोड मिला जिसका पेरेंट वो खुद हो, तो आपको क्या करना है, अब आपको रिटर्न होते चले जाना। तो आप रिटर्न होने के टाइम हम क्या करेंगे पता है, 7 का पेरेंट तो 7 ही था, आप 5 के पेरेंट को भी 7 से अपडेट कर दोगे, 3 के पेरेंट को भी 7 से अपडेट कर दोगे, एंड 4 के पेरेंट को भी आप क्या करो 7 से अपडेट कर दोगे, ठीक है। और साथ साथ में और क्या था 2, मतलब 2 का पेरेंट 4 था ना, तो 2 के पेरेंट को भी आप क्या करोगे 7 से अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो मीन्स क्या पता चल गया पता है, ये सारी की सारी नोट्स है ना, इन सब सारी नोट्स का पेरेंट एक कॉमन ही पेरेंट है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, क्योंकि आपको देखो, तो आप 2 से कहाँ गए 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से आपको 7 ही मिल गया, तो मीन्स इन सारी नोट्स का एक कॉमन पेरेंट होगा। ये देखिए इन सब की हायरार्की पे क्या है 7 है, 7 है, उसके चिल्ड्रन में कौन कौन हो जाएंगे 2 हो गया, 3 मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है 7 के ही चिल्ड्रन है करके, ठीक है। तो अब आप हम आगे चलते हैं। आप देखो 4 का पेरेंट आपको क्या मिल गया 7, तो ठीक है। तो आपके पास जो 7 मतलब कि 4 का पेरेंट क्या मिल गया आपको 7, ठीक है। तो 7 पे आप क्या करो 1 का काउंट कर दो, ठीक है, कि भाई 7 के पास एक चिल्ड्रन है, ठीक है। अब और आगे चलता हूँ 6, अब क्या मिला आपको, अब आपको 6 मिल गया। लेकिन लेकिन हाँ, यहाँ पे 6 पे जाने के पहले हमने क्या किया था, सारे के रिवर्स में, मतलब कि पहले तो आप रिकर्शन में गए, सबके पेरेंट को ढूंढते ढूंढते 2 का पेरेंट 4, 4 मतलब कि जैसे 4 का पेरेंट कौन था, यहाँ पे ऐसे जाएगा, 4 का पेरेंट कौन था 2, ऐसे ऐसे है आपका रिकर्शन। 4 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 3, 3 का पेरेंट 5, 5 का पेरेंट 7। तो बाद में आपने क्या किया था, सबको अपडेट कर दिया था, किससे 5 का भी पेरेंट 7 को बना दिया, 3 का पेरेंट भी 7 को बना दिया, 4 का पेरेंट भी ये 2 का पेरेंट भी आपने 7 को बना दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को अपडेट कर दो, ठीक है। 2 का पेरेंट भी कौन है 7, 3 का पेरेंट भी कौन है 7, एंड 4 का पेरेंट कौन था 2, तो 4 के पेरेंट को भी आप 7 से अपडेट कर दो, एंड 5 का पेरेंट तो आपको 7 है ही। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अपडेट हो चुकी है, ठीक है। सबका पेरेंट इस समय 7 ही करके, ठीक है। और आप यहाँ पे आप आगे जाओगे तो देखिए 6 मिला, ये रहा 6। अब अगला नोड है 6, 6 का पेरेंट कौन है, 6 का पेरेंट है 2, एंड 2 का पेरेंट कौन है 7। तो आप क्या करो 6 के पेरेंट को भी आप 7 से अपडेट कर दो, ठीक है। तो मीन्स जो 7 था, 7 का जैसे 7 को मतलब कि 4, जो आपके पास 4 था, 4 का पेरेंट कौन था 7। अब आपको 6 मिला ना, 6 का पेरेंट भी आपको 7 ही मिल गया। तो आप जो 7 नोड था उसके आप चिल्ड्रन काउंट को आप 2 कर दो कि भाई 4 एंड 6 दोनों इसी के चिल्ड्रन है, ठीक है। और आगे चलो, आपको क्या है 15। अब देखो 15 का पेरेंट कौन है, तो पहले 15 का पेरेंट कौन है 3, और 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट है 7। तो मीन 15 के पेरेंट को भी आप क्या करो 7 से अपडेट कर दो, ठीक है। ये पूरा डीएसयू का ही पार्ट है। तो जैसे ये हो गया करके, ठीक है। तो ये होने के बाद आप क्या करोगे भाई 15 का भी पेरेंट कौन है 7, तो आप 7 के चिल्ड्रन को आप 3 से अपडेट कर दो भाई, 3 लोग 7 के चिल्ड्रन है, 7 के चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर आप क्या करो, अब आपको 35 मिला, तो 35 का पेरेंट कौन है 7, और 7 का पेरेंट कौन है 7, ठीक है। तो 7 की इसका भी पेरेंट कौन है 7। तो आपने क्या किया 7 के पेरेंट का 7 के पेरेंट काउंट को आपने क्या किया 7 के चिल्ड्रन काउंट को आपने 4 से अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आपका जो हमारा पेरेंट एरे था उस मतलब हमने एक अलग से हम क्या बनाएंगे, अलग से हम अकाउंट पेरेंट नाम का एरे बना लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे 1 से लेकर 2 से जितना भी एमएक्स था, सबसे बड़ी वैल्यू थी, आप सबको मैं सब सारी वैल्यूज को आप रख दोगे, ठीक है। उसमें आप मतलब जो जो नोट्स के चिल्ड्रन होंगे आप उन सबके काउंट को आप बढ़ाते जाओगे। तो देखो सारी वैल्यूज जीरो, मतलब सारी नोट्स के चिल्ड्रन क्या है 0, लेकिन जो 7 है 7 का काउंट क्या है 4। तो मीन्स क्या पता चल गया भाई 7 के 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो 7 के 4 चिल्ड्रन है, तो भाई तो इसकी मतलब 7 के थ्रू जो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसकी साइज क्या होगी 4 होगी, ठीक है। आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो यही मतलब यही हमारा अप्रोच है। अभी हमने जो भी बोला इसको हम कोड के जरूर देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आपको डिसजॉइंट सेट यूनियन पढ़ना पड़ेगा करके, ठीक है, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी करके, ठीक है। और यहाँ पे बस मैं ये एक और चीज आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि देखो 2 है, 2 का पेरेंट 3 है, तो क्या पता चला पता है 2 4 के अलावा कोई और नोड है उसका भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ 2 के बाद एक और कोई नोड है उस 2 का पेरेंट 3 है, ठीक है। यहाँ पे और जैसे 3 है, 3 का पेरेंट 5 हो, तो 3 6 के अलावा किसी और नोड का भी पेरेंट है, इसलिए 3 का पेरेंट कौन है 5। और वो कौन सा नोड है 6 के अलावा 15। अब देखिए 5 है, 5 का पेरेंट कौन 5 का पेरेंट 7 है, तो 5 15 के अलावा किसी और नोड का भी फैक्टर है। तो और वो नोड कौन सी है 35। इसीलिए हम क्या करें, हम इसके लिए ग्राफ मेंटेन करें, ठीक है। और उसके बाद हम ये पेरेंट एरे को अपडेट कर रहे हैं। अब कोड देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले हम ये देखिए, ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड कोड होता है किसका, डिसजॉइंट सेट यूनियन का। आप देखिए ये हमने फाइंड फंक्शन बनाया, ये क्या करेगा पेरेंट फाइंड करेगा किसी भी नोड का। जैसे कि आप देखो आपको अगर पेरेंट फाइंड करना था 2 का, तो आपने क्या किया 2 का पेरेंट कौन 3, फिर आप 3 पे गए, 3 का पेरेंट कौन 5, फिर आप 5 पे गए, 5 का पेरेंट कौन 7, फिर आप 7 पे गए, 7 का पेरेंट कौन है 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू कब रिटर्न होगी, जब भी पेरेंट ऑफ पी इज इक्वल टू पी हो जाएगा तो आप रिटर्न पी कर दोगे। अदरवाइज आप क्या करो पेरेंट पी को फाइंड पी से आप अपडेट करते चले जाओगे, ठीक है। आप देख लीजिए पहले 2 का पेरेंट 3 था, लेकिन जब आपको 7 का पेरेंट 7 मिला, आपने रिटर्न हुए ना, तो आपने 5 के पेरेंट को 7 से अपडेट किया, 3 के पेरेंट को आपने 7 से अपडेट किया, फिर 2 के पेरेंट को भी आपने 7 से अपडेट किया, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे पेरेंट ऑफ पी को आप फाइंड पेरेंट पी से अपडेट कर दोगे, ठीक है। ये यूनियन का कोड है। क्या करेंगे मतलब कि ये देखिए जैसे ये हमारा मतलब हमारा ये वाला अरे है,
तो सबसे पहले आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लो, ठीक है। जो अभी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, आप उसको क्या करोगे, आप पेरेंट साइज को आप पेरेंट वेक्टर को आप mx+1 से आप रिसाइज कर, हमने हमने पेरेंट वेक्टर को रिसाइज कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन तक इनिशियली पेरेंट ऑफ i कौन होगा, i ही होगा। जैसे हम क्या कर रहे थे, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, ये हमने कर दिया अपडेट। फिर आप क्या करो, आपके हर नंबर को ट्रेवर्स करो आपके एरे में। फिर हम ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मतलब कोई भी नंबर n के लिए आप स्क्वायर रूट ऑफ n में क्या कर रहे हैं, उसके सारे फैक्टर्स को फाइंड कर ले रहे हो, ठीक है। तो अगर x mod i इज इक्वल टू 0 है तो उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, i एंड x mod i। जैसे देखिए 15 का पेरेंट अगर 3 है, जैसे देखिए 15 है, अगर 15 का पेरेंट अगर 3 है तो 15 का एक और फैक्टर कौन होगा, 15/3 मीन्स x बाई आई। अगर ये i है तो x बाई आई क्या होगा, 5, ठीक है। तो मीन्स दो फैक्टर होंगे। अगर किसी नोड को i डिवाइड कर रहा है तो x बाई आई भी उसको डिवाइड करेगा करके, ठीक है। तो आप क्या करो, x के पेरेंट को पहले मतलब x के पेरेंट को आप i के पेरेंट से अपडेट कर दो, एंड उसके बाद आप क्या करो, x के पेरेंट को x बाई आई से भी अपडेट कर दो, ठीक है। मीन्स ये आपका ये वैल्यू क्या है, ये नोड है, फर्स्ट वैल्यू नोड है एंड सेकंड क्या है, फैक्टर। तो आपको क्या करना था, जैसे हमने क्या बताया था आपको, नोड के पेरेंट को, जैसे पेरेंट 1 क्या है, नोड का पेरेंट है, एंड पेरेंट 2 क्या है, फैक्टर का पेरेंट है। तो आपको क्या करना, नोड के पेरेंट को आपको फैक्टर के पेरेंट से अपडेट कर देना। जो हमने चीज देखी थी, नोड के पेरेंट को आप क्या करोगे, फैक्टर के पेरेंट से अपडेट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सबका हम यूनियन करने के बाद ये हम काउंट ऑफ पेरेंट वाली वैल्यू मेंटेन करेंगे। जैसे देखिए हमने काउंट ऑफ पेरेंट वाली वैल्यू मेंटेन करी थी, ठीक है। उसके बाद हर नोड के लिए आप क्या करो, उसके पेरेंट को फाइंड करो और उसके पेरेंट के चिल्ड्रन के काउंट को आप प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे गए, वापस से सारे नोड्स को ट्रेवर्स करो, ठीक है। तो पहले आपको 4 मिला, ठीक है। तो 4 मिला तो 4 के पेरेंट को फाइंड करने के लिए आप क्या गए, पहले 2 पे गए, 3 पे गए, 5 पे गए, 7 पे गए, फिर रिकर्शन में आते आते आपने सबके पेरेंट को अपडेट कर दिया। 4 का पेरेंट कौन मिला आपको, 7। तो आपने क्या किया, 7 के काउंट को आपने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। 7 का काउंट पहले 1 हुआ, फिर 6 आया तो 6 का भी पेरेंट कौन था, 7, 5 का भी 7, 35 का भी 7। तो इसका क्या हो गया, ये ओवरऑल वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। इन द लास्ट क्या करोगे, आप अपने काउंट पेरेंट वाले अरे को ट्रेवर्स करोगे, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, मींस उस पेरेंट के थ्रू जो सबसे बड़ा कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने आंसर को मैक्सिमम ऑफ आंसर और काउंट ऑफ पेरेंट्स आप अपडेट करते जा रहे हो, ठीक है। इन द लास्ट आंसर को रिटर्न कर दो। तो ये वाला जो हमारा अप्रोच है डिसजॉइंट सेट यूनियन से हुआ है, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी O ऑफ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ, एक तो n हो गया, ठीक है, n इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ n। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n में उसके सारे फैक्टर्स को आप फाइंड कर रहे हो ना। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। इसको आपको n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n ना करके इसको हमको n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ mx कहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप अपने सारे वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है। और जो भी आपका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ पे देखिए आप सारे नम्स के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हो, और जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको वो उस बार में सबसे ज्यादा बार लूप चलेगी, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, आपका mx, ठीक है। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ mx, क्योंकि आप mx साइज का ही क्या कर रहे हो, आप पेरेंट वेक्टर बना रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों ही समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और आपको डिसजॉइंट सेट यूनियन आना चाहिए इसको करने के लिए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपसे पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।